A very good afternoon to class 12th electrochemistry and our topic is Faraday's law. ठीक है, तो बच्चों फैराडे लॉ बेसिकली है क्या? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ज सप्लाइड, आपने कितना चार्ज दिया है, इलेक्ट्रिसिटी करंट कितनी दे रहे हैं, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और एवॉल्व, इनके बीच में जो इंटर रिलेशन है उसे हम कह देते हैं फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दैट मींस एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगी और उस समय कितनी इलेक्ट्रिसिटी से कितना सब्सटेंस डिपॉजिट या एवॉल्व होगा वो इन लॉज में एक्सप्लेन है। दो लॉज हैं बेटा, एक है फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है, डायरेक्ट ही हम पे आ जाते हैं इस पे बेटा। पहला हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ? बेसिकली इसमें क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और एवॉल्व ऑन एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और एवॉल्व ऑन एनी इलेक्ट्रोड during electrolysis is directly proportional to the charge supplied. तो नट शेल में कहा सिर्फ इतना गया है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इलेक्ट्रोलिसिस के समय जो भी मास किसी भी चीज का डिपॉजिट हुआ या एवॉल्व हुआ वो बेटा किसकी वजह से, कि आपने कितना करंट दिया, कितना चार्ज दिया। इस Q की जगह आप I इंटू T लिख सकते हैं, दैट इज कितनी करंट पास कर रहे हैं आई और कितने टाइम के लिए। टाइम मस्ट बी प्लेस्ड इन सेकेंड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, टाइम इन सेकेंड्स। अब यहां से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक वर्ड Z लगा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू ZQ, ठीक है। तो Z क्या है यह बेटा? Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या है बच्चों? Z इज electrochemical equivalent, electrochemical equivalent। बेसिकली Z जो है ना वो है बेटा इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500, ये है Z, ठीक है। Z को मैथमेटिकली अगर हम कहें तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 होता है, वो मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहां पे आ गया W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू Q, या Q की जगह I इंटू T। और कई बच्चों को ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि W इज इक्वल टू ZIT, ऐसा लगता है जैसे BMW गाड़ी मिल गई उन्हें, ठीक है। फिलहाल Z इंटू Q, Q की जगह I इंटू T, तो यहां ZIT कह सकते हैं। अगर हम Z को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो क्या होगा, E अपॉन 96500, तो W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू Q आया है। और बच्चों अगर मैं ये कहूं यहां से इसे इंटरचेंज करके W अपॉन E एक तरफ लिख लूं और ये Q इन कूलम्स है विच इज I इंटू T अपॉन 96500, तो ये एक अच्छा फॉर्मूला है कूलम्स लॉ की, सॉरी नॉट कूलम्स लॉ, फैराडे लॉ के क्वेश्चंस करने के लिए। W अपॉन E बेसिकली क्या होता है, इसे ग्राम इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट W अपॉन E, इस रेशियो को बच्चों कहते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और अगर मैं चार्ज फैराडे में रखूं तो होपफुली आप जानते हैं 1 फैराडे में 96500 कूलाम, नियरली इतने कूलाम होते हैं 1 फैराडे में। तो बच्चों 1 फैराडे में अगर इतने कूलाम हैं तो अगर मैं डायरेक्ट फैराडे में रखना चाहूं तो ये 96500 हट जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W अपॉन E इज इक्वल टू Q इन कूलाम अपॉन 96500, और अगर Q इन फैराडे लिखूंगा तो वो भी हट जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा ये आ गया। तो क्या है, W अपॉन E यानी ग्राम इक्विवेलेंट इज
बेसिकली Q इन फैराडे, ठीक है। यानी अगर आपने 1 फैराडे चार्ज दिया है तो यहां इसकी वैल्यू 1 हो गई Q इन फैराडे की, और अगर Q इन फैराडे की वैल्यू 1 है तो W/E जिसे ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं उसकी भी वैल्यू 1 है। तो थ्योरी क्या बन गई कि 1 फैराडे यानी 96500 कूलम चार्ज से, 1 फैराडे या 96500 कूलम चार्ज से 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट या इवॉल्व होता है। 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट या इवॉल्व होता है। अब बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट तो है W/E, इसकी वैल्यू हमने कह दी 1 आ रही है, W/E 1 आ रहा है। तो इट इज अ कॉमन सेंस, अगर W/E 1 है दैट मीन्स W इज इक्वल टू E आ गया। W/E अगर 1 है दैट मीन्स W इज इक्वल टू E आ गया। तो क्या कह सकते हैं बेटा कि अगर आपने 1 फैराडे चार्ज पास किया है तो 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट और इवॉल्व होगा। और अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहे, वेट के लिए पूछे कितना वेट डिपॉजिट या इवॉल्व होगा, तो आप कहेंगे जो भी उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास है, जो भी उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास है उतना ही वेट डिपॉजिट या इवॉल्व होगा। अगेन बेटा हम ये कह रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला था W प्रोपोर्शनल टू Q। ये कहा गया अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ में वेट डिपॉजिटेड और इवॉल्व इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड। इसे एक्सपैंड करिए तो W इक्वल टू ZQ आ गया, या W इज इक्वल टू ZIT आ गया। Z की जगह आपने लिखा इक्विवेलेंट वेट अपॉन 9650, और ये रहा Q इन कूलम्स, Q इन कूलम्स। और हमने कहा इस E को आप यहां लिख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो जब बेटा आप E को आप यहां लिखेंगे तो बच्चे आप क्या लिखेंगे इसमें, W/E इज इक्वल टू Q इन कूलम अपॉन 96500। और अगर आप इसे फैराडे लिखना चाहें तो ये 96500 हट गया, क्योंकि 1 फैराडे में 96500 कूलम होते हैं। तो ये आ गया W/E इज इक्वल टू चार्ज इन फैराडे। W/E होता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द चार्ज सप्लाइड इन फैराडेज। इफ यू आर सप्लाइंग 4 फैराड चार्ज, 4 फैराड चार्ज भेज रहे हो, 4 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। इफ यू आर सप्लाइंग 10 फैराड चार्ज, 10 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट। सेकेंड पॉइंट, अगर हम वेट के लिए कहें तो कि वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो बेटा वेट डिपॉजिट जो आ रहा है, अगर फैराडे की वैल्यू 1 है तो जो भी इक्विवेलेंट वेट है उतना ही वेट हो। फैराडे की वैल्यू 2 है तो उस प्रोपोर्शनल में करना है। तो सेंटेंस या ये कहना लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हो बेटा, आप लैंग्वेज में कह सकते हैं बाईपासिंग 1 फैराडे चार्ज। बेटा इसे फैराड भी कह सकते हैं, 1 फैराडे और फैराड चार्ज, जब 1 फैराड चार्ज पास कर रहे हैं, द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और इवॉल्व। बताओ भैया, द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और इवॉल्व विल बी इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। कितना वेट डिपॉजिट होगा, जितना उसका इक्विवेलेंट मास है। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और इवॉल्व इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। या फिर बच्चों ये कह सकते हैं कि 1 फैराडे चार्ज से 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, ठीक है। बाई 1 फैराडे चार्ज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, या सॉरी 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट और इवॉल्व। तो अगर आपने 1 फैराडे चार्ज लिया है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। अब बच्चों इसमें ना सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आती है इस इक्विवेलेंट वर्ड में। कई बच्चे इक्विवेलेंट वर्ड जनरली नहीं लगा पाते, ठीक है। तो यहां पे इसके लिए 2 तरीके हैं।
पहला ये जो है ना W/E Q इन फैराडे, शॉर्ट में तो ऐसे ही लिखेंगे। पहले हम इस कोशिश करते हैं E को यहां से हटा ही दे, टेंशन ही खत्म, इक्विवेलेंट ही तो नहीं आ रहे थे, E को ही गायब करते हैं क्योंकि बच्चों को मोल्स इजीली पता है। तो बेटा इक्विवेलेंट से मोल बनाने का या इक्विवेलेंट वेट का ये फॉर्मूला यूजुअली आपको मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, ये फॉर्मूला होता है। ये जिसे जनरल भाषा में हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी कहते हैं। क्योंकि बेटा ये रेडॉक्स का मामला है, यहाँ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स होगा, और जब रेडॉक्स होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखना पड़ेगा। यहाँ वो ऑर्डिनरी H रिप्लेस OH रिप्लेस वो नहीं देखना, यहाँ आपको देखना है ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज। ठीक है, तो यहाँ इस इक्विवेलेंट वेट की जगह अगर हमें लिखना है मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें लिखना होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी कह लो या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। तो मैंने सपोज ये कह दिया कि मैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, जिसे मैं चेंज इन वैलेंसी कह रहा हूं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ही कह दे रहा हूं बेटा, डिवाइड में भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो भैया अगर मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही चीज से करेंगे तो कोई फर्क है ना। और इक्विवेलेंट वेट इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये वाली मल्टीप्लाई क्या बताएगी बच्चों? बेटा ये वाली मल्टीप्लाई बताएगी मॉलिक्यूलर वेट। तो ये मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट हो गई, और न्यूमरेटर में है अभी वेट, नीचे हो गया है मॉलिक्यूलर वेट। न्यूमरेटर में ये चीज बची हुई है जिसे आप एन फैक्टर कह सकते हैं या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं, इक्वल टू क्यू इन फैराडे। तो अगर किसी बच्चे को इक्विवेलेंट वेट में दिक्कत है, या इन जनरल मैं बता रहा हूं कि ज्यादा बेटर है कि आप इसको क्या पढ़ते हैं, ग्राम मोल्स, और ये यूजुअली बच्चों को इजी लगता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज मोल्स। तो मोल इनटू, इसको अब एन फैक्टर लिख दिया है, एन फैक्टर या वही है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां से अगर आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल बहुत जल्दी होंगे। तो फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल करने के लिए हम दो फॉर्मूलेस को रिकमेंड करते हैं, यूज करते हैं बार बार। बेटा फैराडे लॉ अगर आपको यूज करना है तो ऑब्वियसली इट इज श्योर कि ऑक्सीडेशन नंबर से, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ही आएगा, वैलेंसी आपको निकालनी ही वहीं से, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो द बेस्ट वे इज आप ऑक्सीडेशन नंबर एक बार रिवाइज कर लीजिए। 4 छोटे छोटे रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, कि अगर कोई अकेला है तो 0 है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट का +1, सेकेंड ए का +2, एल्यूमिनियम +3, फ्लोरीन -1, और हाइड्रोजन +1, मेटल के साथ -1, ऑक्सीजन -2। बस यही 3-4 रूल है। सबका एडिशन 0 के इक्वल रखते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए होगा। अगेन कमिंग बैक, फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ W प्रोपोर्शनल टू Q, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन है कि आप इसको ये रटा रटाया ZIT ना यूज करें। हमारी रिकमेंडेशन है आप लिखें W/E इज इक्वल टू Q इन कूलाम अपॉन 96500 या Q इन फैराडे, सारे क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप यहां लिख सकते हैं मोल्स इनटू वैलेंसी या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसे कह रहे हैं हम बार बार। बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ही यहाँ की वैलेंसी है, Q इन कूलाम अपॉन 96500 या Q इन फैराडे दे रखा है तो ये, और कूलाम ऑब्वियसली I इंटू टी वाला होता है। ठीक है, तो I इज करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकेंड। तो आप इस फॉर्मूले से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के सारे क्वेश्चन आपसे सही होंगे। बाई चांस कभी उन्होंने कह दिया कि कोई गैस निकल रही है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और कहा कि बताओ भाई ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना आया, तो आप यहां से कर सकते हैं, पहले मोल्स निकाल लीजिए, और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। अब जितने मोल्स आए हैं उसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। आई होप सो, कोई डाउट नहीं होगा। व्हाट इज फैराडेज सेकंड लॉ?
बेटा फैराडे सेकंड लॉ पढ़ने से पहले एक बारी हम बताना चाहेंगे कि ये आया कैसे या क्या है। ठीक है, देखिए कैसे आया। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना होता है, ये सभी को मालूम है। दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। और अगर मैं कहूं चार्ज ऑन बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और इतना मल्टीप्लाई करना है ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो नियरली, क्योंकि ये 6.0221 ये वैल्यू आगे तक है, तो ये नियरली 96487 या 490 कूलम आएगा। और ये जो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन आया ना, ये इसी को मान लिया गया है 1 फैराडे। तो बेसिकली व्हाट इज 1 फैराडे? 1 फैराडे क्या है बेटा? 1 फैराडे इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्ट में ये 96500 नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट में, लेकिन ऑब्वियसली ये 96,490 के आसपास दिख रहा है, तो उन्होंने 490 को राउंड ऑफ करके 96,500 कूलम मान लिया है। बट रिमेंबर, अगर एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज 1 फैराडे, 1 फैराडे क्या है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑप्शन है, एंड 96500 कूलम ये भी ऑप्शन है। रिमेंबर 96500 कूलम सेकेंडरी ऑप्शन होगा, क्योंकि एग्जैक्ट में वो है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप सो ये आप क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज 1 फैराडे? 1 फैराडे बच्चों क्या है? 1 फैराडे इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा हम उसे कहेंगे 1 फैराडे। अब अगला पॉइंट बेटा, इक्विवेलेंट मास होता क्या है? इक्विवेलेंट मास क्या है? जैसे एल्यूमिनियम है, एग्जांपल से समझो। एल्यूमिनियम +3 में जा रहा है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। बेसिकली हम 3 इलेक्ट्रॉन कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में ये एल्यूमिनियम के 1 मोल एटम होते हैं और ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो वेट है, एटॉमिक वेट, उसे 27, ओके, और उस 27 से 3 इलेक्ट्रॉन का बेसिकली लॉस हुआ है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लॉस होने में 27 ग्राम इन्वॉल्व थे एल्यूमिनियम के। तो बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ग्राम होंगे? 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 9 ग्राम इन्वॉल्व हुए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन 27 ग्राम एल्यूमिनियम, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 9 ग्राम। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो ना, ये लिखा है एटॉमिक वेट और ये लिखा है वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी तो किया। अब इसको जरा सोचो, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? तो आपको शायद समझ में आए, इक्वल वैलेंसीज मास। व्हाट इज इक्वल वैलेंसीज मास? इसका मतलब है जब भी दो अलग अलग चीजों में, अलग अलग एलिमेंट्स में वैलेंसी 1 हो, 1, जैसे यहां 1 दिख रही है, इस समय जो मास होगा, जो एलिमेंट का रिस्पॉन्सिबल होगा, वो इक्विवेलेंट मास है। व्हाट इज दिस पॉइंट? वैलेंसी 1 होगा तो मास होगा, मतलब क्या है? तो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल पढ़ रखे हैं, सेल से जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, फिर भी यहां से जल्दी समझ में आएगा। कैसे? कि जैसे ही ये जो सेल है ना, इससे 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जाते ही ये मेटल रॉड से सॉल्यूशन में कोई चीज आएगा, और इलेक्ट्रॉन के पहुंचने से ये यहां आएगा। तो बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इधर और इधर मूवमेंट होने से इस रॉड का कितना वेट, कितना अमाउंट मास इधर चला गया, और इस रॉड पे कितना मास आ गया। जो भी मास चला गया या आ गया, दिस इज इक्विवेलेंट मास। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से जो भी मास रिस्पॉन्सिबल है, टेक पार्ट कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, दैट मास इज नोन एज इक्विवेलेंट मास। अब बच्चों जरा सोच के देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? चार्ज की भाषा में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 फैराडे। तो बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं? 1 फैराडे से जो भी मास आएगा या जाएगा,
वही उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट मास। और ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो अगर हमने कह दिया है कि 1 मोल से उतना ही वेट आएगा जो उसका इक्विवेलेंट मास है, बेटा 1 फैराडे चार्ज अगर हमने दिया है तो उतना ही वेट आएगा जो उसका इक्विवेलेंट वेट है। तो इस फॉर्मूले में जब W की वैल्यू E के बराबर है तो दोनों कट के 1 आ जाएंगे, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 आएगा। आई होप सो इसके पीछे का लॉजिक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो। वेल एंड गुड। नहीं क्लियर हुआ है तो अभी आप ये ध्यान रखेंगे, फैराडे लॉ करने के लिए W अपॉन E इसे ग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे, Q इन फैराडे, और अगर आप इसे ग्राम मोल लिखना चाहते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। ये वैलेंसी है बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, एक मोल में कितने का चेंज हुआ है, एंड Q इन फैराडे। ठीक है, एक बारी Z बता के देखते हैं, शायद समझ में आ जाए आपको Z क्या है। बच्चों हमने ये कहा 96500 कूलाम से जो भी वेट डिपॉजिट होगा 1 फैराडे से वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। 96500 कूलाम से जितना भी वेट डिपॉजिट होता है वो उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। 1 फैराडे से जो भी वेट डिपॉजिट होता है इक्विवेलेंट वेट। क्लियर बेटा? अब बताओ जरा 1 कूलाम से कितना वेट डिपॉजिट होगा, 1 कूलाम से इतने कूलाम से इतना वेट, तो बेटा 1 कूलाम से कितना वेट, इतना वेट डिपॉजिट हुआ ना। और 1 कूलाम से जितना भी वेट डिपॉजिट होता है उसी को तो Z कहते हैं। आप ध्यान से देखो, व्हाट इज Z? Z हमने अभी पीछे थोड़ी देर पहले कहा था, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इट इज E अपॉन 96500। तो रट्टाफिकेशन है क्या Z? क्या है Z? 1 कूलाम चार्ज से कितना वेट किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट या इवॉल्व हुआ है, और 1 कूलाम से कितना होगा भाई, 96,500 कूलाम से E के बराबर इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होता है। तो बेटा 1 कूलाम से कितना हुआ, E अपॉन 96,500। आई होप सो अब क्लियर हुआ कि व्हाट इज Z। नाउ फैराडे सेकंड लॉ, व्हाट इज सेकंड लॉ? बेटा सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ से ही आप डिराइव कर सकते हो। बेसिकली सेकंड लॉ कब के लिए दिया गया है, जब एक से ज्यादा सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हो। तो अगर एक से ज्यादा सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो बेटा इनका चार्ज सेम है। ओके, तो यहां चार्ज सेम आ रहा है इन सारे सेल्स में, तो Q इज सेम। अब एक कॉमन सेंस है, फर्स्ट लॉ में देखो W प्रोपोर्शनल टू Q होता है, इन सबका Q सेम है। नाउ W इज या W अपॉन E इज Q इन फैराडे, अब ये Q तो सेम है, और अगर Q सेम है तो W अपॉन E भी सबका सेम आएगा। यानी यहां W1 E1 अगर आ रहा है तो यहां W2 E2 आएगा, लेकिन ये रेशियो इक्वल ही आएगा, ये W3 E3 रेशियो इक्वल आएगा। बेटा जैसे मोलर मास चीजों के अलग अलग होते हैं तो इक्विवेलेंट मास भी अलग अलग होंगे, तो ये रेशियो अलग अलग आ रहा है। नाउ जिस चीज का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है, इट इज कॉमन सेंस, यहां से आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला है W अपॉन E इज Q इन फैराडे, W इज इक्वल टू Q इन फैराडे इनटू इक्विवेलेंट मास, और अगर ये कांस्टेंट है तो ये तो प्रोपोर्शनैलिटी में आ गया, तो W प्रोपोर्शनल टू E। ये है फैराडे सेकंड लॉ। व्हाट इज फैराडे सेकंड लॉ? बेटा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में अंतर क्या है? बेसिकली फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल ऑन अ सेल, एक सेल पे एप्लीकेबल था कि हमने चार्ज दिया, कितना डिपॉजिट या इवॉल्व हो रहा है। फैराडे सेकंड लॉ क्या है? एक से ज्यादा सेल सीरीज में लगे हैं, कई सेल सीरीज में लगे हैं, उन सब में चार्ज सेम जा रहा है। अब रिलेशन बताओ कौन कितना डिपॉजिट होगा। तो फैराडे सेकंड लॉ में बेसिकली क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, उससे ऑक्सीजन के 8 ग्राम डिपॉजिट हुए हैं, तो बताओ दूसरे सेल में उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी से जिंक का या सिल्वर का कितना मास डिपॉजिट होगा। तो आपको इस केसेस में क्या लगाना है,
इन सारे केसेस में आपको सेकेंड लॉ अप्लाई करना है एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ W प्रोपोर्शनल टू E आएगा, या आप कह सकते हैं W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2 इक्वल टू W3 अपॉन E3 एंड सो ऑन। जितने भी सीरीज में कनेक्टेड हैं उनके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। जिस चीज का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है उसका वेट ज्यादा डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट कम है वेट कम डिपॉजिट होगा। बाई चांस उन्होंने मोल्स पूछ ली है, उन्होंने इक्विवेलेंट्स नहीं पूछे, ये रेशियो इक्विवेलेंट था ये ना पूछा और मोल्स पूछ लिए, तो बेटा जरा ध्यान रखना, जब उन्होंने आपसे मोल पूछे हैं, मोल्स का रेशियो पूछा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वैलेंसी यहाँ पे, तो ये मोल्स में चेंज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? मोल्स ये एक फॉर्मूला है, ये आप पढ़े हैं, आप जान सॉरी एक कॉल आ गया तो शायद बीच में। ओके, तो ग्राम मोल्स को वैलेंसी से मल्टीप्लाई करें तो इक्विवेलेंट्स बनते हैं। तो यहां से अगर हम कहना चाहें बेटा कि व्हाट इज बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट, तो है मोल बनाने हैं, तो भैया कैसे बनाए? तो ग्राम मोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राम इक्विवेलेंट को वैलेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये अधिकतर बच्चों से गलत होता है बेटा, कि ये 3 सेल हैं, ये 3 सेल कनेक्टेड हैं सीरीज में, ठीक है। अब यार डायग्राम को छोड़ो, ये 3 सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। These 3 cells are connected in series। साथ ही में ये सेल NaCl का है, ये सेल MgCl2 का है, ये AlCl3 का है, फ्यूज्ड सॉल्ट्स हैं, यहाँ Na जाएगा, यहाँ Mg, यहाँ Cl। अब इन्होंने कहा है गिव रेशियो ऑफ ग्राम मोल्स डिपॉजिटेड, ठीक है। 1, इसे सेल नंबर 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया, इसे 3, तो 1, 2 और 3 में मोल्स का रेशियो बताइए। जरा ध्यान देना, मोल्स का रेशियो। अब इसके ऑप्शंस क्या होंगे? यहाँ सोडियम की वैलेंसी +1 है, मैग्नीशियम की +2 और बेटा एल्यूमिनियम की +3। तो कई बच्चे क्या करेंगे, +1 +2 +3 वैलेंसी है तो वो यही ऑप्शन टिक कर देंगे 1 2 3। कई इसका उल्टा टिक कर देंगे 3 2 1, उन्हें लगेगा कि वैलेंसी मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कर ले। और इसका एक ऑप्शन होगा 6:3:2, यही सही है। बेटा ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि आप ये जानते हो कि ग्राम मोल्स का या ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो तो यही आएगा, 1:1:1। ये ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो आया। अब हमें इससे ग्राम इक्विवेलेंट को चेंज करना है कि मोल कितने हैं, तो भैया अपनी अपनी वैलेंसी से डिवाइड करो, ये मोल्स में चेंज होंगे। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट को जब वैलेंसी से डिवाइड किया तो तीनों के मोल्स बन गए। अब बेटा ये तो 1/1, 1/2, 1/3 है, होल नंबर में चेंज करना है, सबको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला टर्म 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, इसलिए आंसर 6, 3 और 2 हुआ है। अब ऐसा करिए ना, अब आप पहले फैराडे लॉ अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, मैंने आपको पहले ही भेज रखे हैं और भेजते हैं, आप फैराडे लॉ अटेम्प्ट करिए, तो जो प्रॉब्लम आएगी नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। हैव ए नाइस